पूछे कंक्लूजन कहां से आरंभ हो, क्या हो, तो आपकी जिज्ञासा के अंतिम लाइन कंक्लूजन की पहली लाइन बने। दौड़ की तरह है ये, हमेशा लेखन आपका घुड़दौड़ है। कि भाई मैं क्यों पढ़ूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो महान व्यक्ति के कोटेशन या उससे शुरू कर देते हैं निबंध को। ये जिज्ञासा रहती है कि सर हम निबंध की शुरुआत कैसे करें, कुछ कहते हैं कि निबंध का समापन कैसे करें। तो जो एजेंसी है वो यही जानना चाहती है कि आपके अंदर का जो छुपा हुआ बहुआयामी जो हमारा व्यक्तित्व है वो निकल के आए। तो आपको बता दी कि लेखन एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। किसी व्यक्ति का चिंतन क्षमता, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, उसके ज्ञान के आयाम, सभी चीजों को परख सकते हो। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव हूं और सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा शुभाशीष। जिस व्यक्ति की मुझे तलाश है, आप वो हो या नहीं हो, कैसे जानेंगे? हमारे शास्त्रों में भी शब्द को एक बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है। शब्द ये वो उपकरण है जो वास्तव में आपकी अभिव्यक्ति करता है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आपकी अभिव्यक्ति। अरे सर, मैं अध्यापक हूँ, मैं प्रशासक हूँ, मैं किसी, भैया भूमिका कुछ भी हो सकती है। आपकी भूमिका के अनुरूप आप वो व्यक्ति हैं या नहीं हैं जो परीक्षा एजेंसी को चाहिए। तो इसके लिए वो कैसे परखेगा? बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप साक्षात बुलाए जा सकते हैं तो साक्षात्कार के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले भी आपका परीक्षण होता है। इन्हीं परीक्षणों में सिविल सर्विस के 3 जो पड़ाव हैं महत्वपूर्ण, उनमें दूसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में लेखन को शामिल क्यों किया गया? यदि आप इस बात को समझ लेंगे, आपको शायद याद होगा मेरे हर एक वीडियो में मैं एक बात कहता हूँ, मैं हमेशा ओरिएंटेशन की बात करता हूँ। साक्षात्कार का भी ओरिएंटेशन, मेंस का भी ओरिएंटेशन, यहाँ तक कि प्रीलिम्स का भी ओरिएंटेशन। उसमें मैं हमेशा ये बताता हूँ, ओरिएंटेशन में हमें ये जानने का अवसर मिलता है कि असल में उसे चाहिए क्या, उसे कम्युनिकेट करने का अवसर मिलता है। जब हमें ये पता होगा कि हमारे नियोक्ता की मांग ये हैं, अमूक मांगे हैं, तो हम उसके अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आज हमें किसी महत्वपूर्ण या ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, और वो बिंदु है लेखन का। और लेखन में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंध लेखन। जहाँ तक मैं समझता हूँ, निबंध लेखन एक ऐसा सारगर्भित पार्ट होता है जिससे आपके ज्ञान की व्यापकता, आपकी अभिव्यक्ति के समस्त आयाम, यहाँ तक कि आपके गद्य और पद्य तक का दोनों का समावेश एक ही जगह हो जाता है। सही पूछो तो एक एग्जामिनर के तौर पे, एक आचार्य के तौर पे, यदि मैं देखूं कोई मुझसे कहे कि आपको किसी का परीक्षण करना है, तो मैं सबसे पहले परीक्षण की पद्धतियों में लेखन को चुनूंगा। इसी को आप डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो, इसी को कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हो, क्योंकि एक निबंध में आप किसी व्यक्ति का चिंतन क्षमता, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, उसके ज्ञान के आयाम, सभी चीज़ों को परख सकते हो। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव हूं और सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा शुभाशीष। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही परम आदरणीय, पहले भी हम आ चुके हैं, बड़े भाई साहब और बड़े प्रसिद्ध हस्ताक्षर हिंदी के आचार्य फिर से उपस्थित हैं। तो बिना किसी विलंब के चलिए उनका स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। मुझे लगा कि हिंदी के बारे में बातें हो रही हैं तो मैं ना बोल के स्वयं आप बोले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हिंदी पर एक हिंदी वाला ही बात करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे भी मैं अनधिकार चेष्टा करने की गुस्ताखी नहीं करता। तो आपको स्वागत है एक बार फिर से बच्चों के लिए। अच्छा, आते ही सबसे पहले मैं कुछ सवालों से शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला सवाल तो यही है कि पूरे लेखन के पार्ट में, पूरे मेंस के पेपर में नंबर बहुत कम आ रहे हैं आजकल। नंबर स्पेशली बात करें आरपीएससी में तो नंबर दे ही नहीं रहे। पिछली अपनी मुलाकात में मैंने आपसे ये सवाल हालांकि किया था, आपने उसका बहुत खूबसूरत आंसर भी दिया था कि इसमें कई कारक होते हैं नंबर नहीं आने में। पर नंबर क्यों आ रहे हैं, आज मैं उस सवाल को रिपीट नहीं करूँगा। नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कतई रिपीट नहीं करूँगा। मैं आज सीधा सीधा इस मुद्दे पर आऊँगा कि हम कैसे नंबर छीन सकते हैं एग्जामिनर से। उस छीनने की प्रक्रिया में निबंध का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, आप ये बताइए विद्यार्थियों को, और क्रमिक रूप से बताएं। तो ये मंच अब आपको सुपुर्द है सारे पहलुओं पर, ताकि इनको आगे कोई दिक्कत ना हो कैसी भी, मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। स्वागत है। ठीक है सर। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया कि लेखन
अगर हम सर की बात से ही शुरुआत करें तो सर ने सारी सारगर्भित बात आपको बता दी कि लेखन एक व्यक्तित्व का परीक्षण है, जो आपके साक्षात्कार के माध्यम से हो रहा है तो उससे पहले लेखन के माध्यम से होता है। एक प्रशासक, उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि लेखन क्या है, आत्मा की अभिव्यक्ति है, आत्मा की अभिव्यक्ति है। आप अंदर से जैसा सोचते हैं, अंदर का जो मानव होता है, अंदर का जो एक प्रशासक होता है, अंदर का जो एक लोक सेवक होता है, जो भी आप अपने क्षेत्र में नाम देते हैं, आप अधिकारी कह सकते हैं, आप लोक सेवक कह सकते हैं, प्रशासक कह सकते हैं, तो जो एजेंसी है वो यही जानना चाहती है कि आपके अंदर का जो छुपा हुआ बहुआयामी जो हमारा व्यक्तित्व है वो निकल के आए। उसके क्या अच्छे पहलू हैं, क्या उसके बुरे पहलू हैं, क्या आपकी विचारधारा है, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे बहुधर्मवाद है, बहुत जो है क्षेत्रवाद, बहुत सारे वाद हैं हमारे देश में, तो आप क्या उनसे परे होकर के और आप जो है जनता के जितने भी कार्य हैं उनका निस्तारण करेंगे, आपका उनके प्रति व्यक्तित्व क्या रहेगा, ऐसा वो जानने के लिए आपसे लेखन करवाते हैं। बाकी यही एक उद्देश्य होता है, अन्यथा तो आप जानते हैं कि भाई आपके प्रशासन में निबंध जैसी चीज़ों का, ठीक है, पत्र लेखन एक आपको आवश्यक होता है, वो तो आपका चलेगा जब तक सर्विस रहेगी, लेकिन निबंध लेखन का क्या औचित्य है, इसका सबसे बड़ा औचित्य व्यक्तित्व का है। तो हम उसी व्यक्तित्व की कड़ी में यहाँ देखते हैं निबंध लेखन। सबसे पहला बिंदु आता है भूमिका। जैसा कि मैं हर विद्यार्थी को एक बात बताता हूं कि जब आप निबंध लिखें या एक आप पत्र लिखें तो आप दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो आप स्वयं एक प्रशासक हैं और आप जिस विषय पर लिख रहे हैं जो ज्वलंत हो सकता है, आपका कोई ऐतिहासिक हो सकता है, कोई पर्यावरण से संबंधित होता है। जैसे ही अपनी अगली जो है क्लास होगी तो उसमें ये सब बातें आपको बताएंगे कि भाई निबंध का चयन भी कैसे करना है, कौन कौन से विषय, आपका पेपर में निबंध किस प्रकार से आता है, उनका क्या जो है रूप होता है कि भाई कैसे कैसे वो निबंध, क्योंकि आपको 3-4 निबंध आते हैं, उनमें से आपको एक करना है। तो आपका जो निबंध है तो सबसे पहले उसकी बात है कि भाई भूमिका। तो आप एक स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक, प्रशासक हैं, एक आप प्रशासक, जैसा भी आप जिस भूमिका में है आप उसी रूप में उस निबंध को अनुभव कीजिए, उसके बाद आप लिखिए। हमारा टॉपिक आया पहले भूमिका। माना कि हमने कोई भी एक निबंध का चयन किया, जैसा आप जानते हो हमारे यहाँ कोई ज्वलंत बात पर आ जाता है, जिसे आप लोग करंट अफेयर कह सकते हैं, करंट अफेयर पे आ जाता है, करंट पर आ जाता है, कोई भी आपके इतिहास से जुड़ा आ जाता है, राजस्थान से जुड़ा आ जाता है, कोई आपकी जो है पर्यावरण जो है उनसे जुड़ा हुआ आपके आ जाता है, पर्यटन से जुड़ा हुआ आता है, राजस्थान के विभिन्न पहलू हैं, उद्योग धंधों से संबंधित आता है, यहाँ की कला संस्कृति से संबंधित आता है, भाषा बोलियाँ से संबंधित आ जाता है। आपके जो मीडिया है, वर्तमान में जो हमारे हर क्षेत्र में जो मीडिया का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है, तो मीडिया से जुड़े हुए भी कई बार आपके निबंध पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने कोई भी बिंदु लिया है तो सबसे पहले आप देखेंगे भूमिका। अब देखिए यहां एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है विशेष, देखो ये आपको विशेष दिखाई दे रहा है। तो इस विशेष जो बिंदु है इसको हम उपसंहार से भी जोड़ सकते हैं, इसे हम जो है मुख्य भाग से भी जोड़ सकते हैं, इसे हम भूमिका से भी जोड़ सकते हैं। क्या है ये मुख्य बिंदु, इस पर हम जो है सबसे पहले यदि चर्चा करें तो ये तीनों बिंदु आपके सरल हो जाएंगे। छात्रों की कई बार ये जिज्ञासा रहती है कि सर हम निबंध की शुरुआत कैसे करें, कुछ कहते हैं कि निबंध का समापन कैसे करें। बिल्कुल, विद्यार्थियों का ये प्रश्न बहुत अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को शुरुआत और समापन में काफ़ी परेशानी आती है। बीच में तो वो कमोबेशी लिख देते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है, विस्तार से उन्होंने चर्चा की है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार किया है, तो सीधी सी बात है बीच में तो वो आराम से लिख देते हैं। ज़्यादातर छात्रों को ये रहता है कि भाई शुरुआत कैसे करें, समापन कैसे करें। अभी हमारा जैसा कि ये एक आपका शॉर्ट जो है प्रोग्राम है तो इसमें बहुत ज़्यादा बातें न हो पा करके इसमें मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला ये आता है कि जब हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भूमिका प्रारंभ करते हैं तो जिस संबंध का हम निबंध लिख रहे हैं, जिस विषय वस्तु पर निबंध लिख रहे हैं, हम उस विषय वस्तु का कोई भी पद्यांश लिख सकते हैं, हम कोई भी पद्यांश लिख सकते हैं।
पद्यांश में दो तरीके की बातें होती है। कुछ पद्यांश तो ऐसा होता है कि सार्वभौमिक, कुछ पद्यांश ऐसा होता है जो जैसा निबंध है उसकी जैसी उसकी जो है क्या है स्वरूप है, उसकी भूमिका है, जैसा उसका अंदर का जो सामग्री है उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे एक ज्वलंत मान लो कि नारी के विविध रूप है। अब मान लो परीक्षा में दे दिया नारी सशक्तिकरण, तो आप कोशिश कीजिए ऐसा पद्यांश लिखिए जहां नारी का एक जो है वीरत्व भाव है, जहां पर एक है ना जो आपका क्षत्रिय जैसा जो है स्वभाव है। उदाहरण भी दे सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दे सकते हैं। ऐसी जो है कुछ आप पद्यांश या कवितांश या कविता जो भी आप लिखें, ये कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप 2 लाइन की लिखें या 4 लाइन की लिखें, आपको बड़ी याद होनी चाहिए या पूरी, नहीं नहीं नहीं, आप एक ही लाइन उसकी लिख दीजिए, आधी ही लाइन उसकी लिख दीजिए, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपको केवल अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है तो वहां ऐसा लिखिए। माना कि उसी नारी का रूप आपके सामने ऐसा पूछा गया है कि भाई वर्तमान में जो नारी के साथ कोई शोषण जैसी बातें हैं, हीन भावना है, तरह तरह की प्रथाएं, कुप्रथाएं, है ना, ये दहेज प्रथा, ये ऐसा, ये भ्रूण हत्या, जो भी जिस प्रकार की कोई ऐसी कोई दे दिया जहां नारी को दमित इस प्रकार से रूप में दिखाया जाए, तो वहां थोड़ा सा आप लिख सकते हैं क्या, आपके जो है अबला हाय जीवन तुम्हारी यही कहानी, तो इस प्रकार की लाइनें आप लिख सकते हैं। आगे मैं सब चीज़ें बताऊंगा, लिखाऊंगा, इन सब का जो है सामग्री भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जैसा आपको प्रसंग है, जैसा निबंध आपसे पूछा गया है, आप उस निबंध के अनुसार ही उसका जो अंदर का जो मध्य भाग, जो मुख्य जो विषय वस्तु है, उसके अनुसार ही आप उसमें पद्यांश लिखें। अब हम पद्यांश की दूसरी बात, ये हम मुख्य भाग में भी लिख सकते हैं, ये आपके प्रारंभ में भी लिख सकते हैं और आप समापन पे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप 10-20 लिख दें, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपका निबंध बहुत छोटा लिखना है आपको। देखो निबंध वैसे 500-700 शब्दों का तो होना चाहिए, लेकिन अब आपके क्या है, कभी कभी 250 शब्द का वो देते हैं, कभी वो जो है 300 शब्द का देते हैं, है ना, तो कम से कम 500-600 शब्द का तो होना चाहिए। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आप एक लाइन लिख दीजिए, है ना, 2 जगह लिख दीजिए, हाँ बस, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको ये नहीं साहब पद्य पद्य से आप भर दिए, वो अतिशयोक्ति हो जाती है, ज़्यादा साहित्यिकता नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ आपके विचार जानना चाहता है। एक बात से फ्री हो गए। उसके बाद विशेष में दूसरी चीज आती है कि जिस विषय वस्तु पर आप लिख रहे हैं उसकी संवैधानिक चीज क्या है, उसकी संवैधानिक उपादेयता कह सकते हैं इसको आप, ज्यादा भाषा अपन लिखते हैं तो ये लीजिए साहब, उपादेयता लिख सकते हैं। तो उसकी संवैधानिक उपादेयता क्या है, अर्थात नारी से जुड़े संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे जो है आपके वहां पर उनके पक्ष में लिए गए हैं, क्या क्या उनके जो है कल्याण के लिए लिए गए हैं, क्या क्या उनकी सुरक्षा से संबंधित है। राजस्थान की बात करें, कोई राजस्थान का लेते हैं, उद्योग धंधे का लेते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति का लेते हैं, तो बहुत सारे आपको पता है हमारे अनुच्छेद बने हुए हैं। आप 1-2 अनुच्छेद का भी उल्लेख कर सकते हैं। ये चीज आप प्रारंभ से कर सकते, मध्य में तो आपको ये लिखना ही लिखना है, मध्य भाग में तो आपको ये बातें लिखनी ही लिखनी है, मध्य भाग में तो आपको लिखनी लिखनी है। लेकिन इन बातों को 1-2 बातों को प्रारंभ में भी लिख सकते हैं और जब समापन करें तो आप चाहें तो इसको उपसंहार में भी लिख सकते हैं कि हमारे संविधान में ये उपबंध किए गए हैं, ये हमारे जो है क्या है अनुच्छेद लागू किए गए हैं। संविधान समय समय पर ये इसकी समीक्षा भी करता रहता है, संशोधन भी करता रहता है। जैसा कि बहुत ज़्यादा हम नहीं लिख सकते क्योंकि निबंध आपका बहुत छोटा है, 250 और 300 शब्द के बीच में ही आपको लिखना है, तो ये बिंदु आप तीनों में लिख सकते हैं। वापस आ जाते हैं भूमिका। भूमिका आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ का सभी छात्र ध्यान रखें, पैराग्राफ पद्धति हमारे संवैधानिक है, भाषा के उपबंधों में आता है, भाषा की नियमावली में आता है, इसलिए आपको ध्यान है। पैराग्राफ आप सब जानते हैं, थोड़ी सी पहला पैराग्राफ थोड़ी जगह छोड़ करके लिखते हैं, वो बाकी सब जब प्रैक्टिस चलेगी तो आपको। तो यहां देखते हैं तो आपकी जो भूमिका है, तो इस भूमिका में आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसका एक बहुत ही बढ़िया
आप परिचय प्रस्तुत कर दीजिए, जिसमें मैंने 2 बातें बता दी है। ये आप पद्यांश के माध्यम से या संवैधानिक स्थिति के माध्यम से आप उसका परिचय प्रस्तुत कीजिए सहजता से। आपको बनावटी भाषा नहीं लिखनी है, आपको बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करनी है। ये पूरे के पूरे ही निबंध लेखन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वाक्य आपके छोटे हों, आपके अनावश्यक नहीं, आप वाक्य छोटे हों, आपके सहज हों, आपके सरल हों, एकदम आपकी ये बातों को ध्यान रखना है। कभी कभी छात्र क्या करते हैं, अपनी जो है अतिशयोक्ति का प्रयोग कर देते हैं, गहराई में चले जाते हैं, बनावटी भाषा, इस सब को जो है हमारी भाषा में कृत्रिमता कहते हैं, जो साहित्य में चलता है, अतिशयोक्ति चलती है। इन सब बातों से आपको यहां बचना है, इन सब चीजों से आपको बचना है। तो आपको सहज हो, वाक्य छोटे छोटे हों, एकदम से सरल हो, जैसा आप सहज है, तटस्थ होकर के आपको वास्तविकता व्यक्त करनी है। याद रखिए, आपको निजी जो विचार है उन्हीं को यहां व्यक्त करना है। अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का रटा पिटा बुकी लैंग्वेज आप लिखेंगे तो वो आपको नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देगा। इसमें सर 2 जिज्ञासा आ रही है। हाँ आपकी जी, अनुमति है तो मैं पूछूं? हाँ जी बिल्कुल सर। एक तो क्या है, जब यूपीएससी लिखा था मैंने भी, हाँ जी, तो उस वक्त 2 चीजें आई थी जब हम पढ़ते थे निबंध का। आपने अभी कहा कि निबंध में सहजता सरलता सी सारी चीजें, तो एक जिज्ञासा ये आती है विद्यार्थियों के, कई बच्चे क्या करते हैं, कोटेशन विषय वस्तु से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति के कोटेशन या उससे शुरू कर देते हैं निबंध को, है ना, कोई उक्ति से, कोई, क्या ये उचित है या उसका हाँ फायदा कर सकते हैं आप। तो इसमें भी विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसका मतलब टॉपिक की मांग यदि साहित्यक है बिल्कुल तो कर सकते तो हैं, कर सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक है तो कर सकते हैं आप। राजनीतिक पे नहीं कर सकते। उसमें कोई राजनीतिक ही कोटेशन होना चाहिए। ओके, जब आपको यहाँ कोटेशन तैयार कराए जाएंगे छात्रों के लिए, तो मैं वो कोटेशन का डिवाइडेशन करूंगा कि ये कोटेशन राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, ये हमारे साहित्य से जुड़े हुए हैं, ये हमारे जो है महिलाओं से जुड़े हुए, ये संविधान से जुड़े हुए हैं, ये प्रशासन से जुड़े इसका हुए हैं। ये अर्थ हुआ कि सबसे पहले हमें एक सावधानी रखते हुए मुद्दों को पहचानना है। मुद्दों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बिल्कुल मुद्दे तो 3 ही प्रकार के बिल्कुल होते हैं। 3 ही तो प्रकार। आपका जो टाइटल या टॉपिक है वो किस मुद्दे से रिलेटेड है Related और उससे रिलेवेंस रखने वाला ही आप कोटेशन यूज यही मैंने उसमें भी फिर अंदर करेंगे अपन। जैसे मैंने अभी एक महिला वाला उदाहरण दिया। अब माना कि महिला को आप दिखा रहे हैं कि प्रश्न दिया महिला सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण लिखना है तो ऐसे कोटेशन देने हैं जिनमें महिला की शक्ति का जो है क्या है प्रदर्शन दिखे। अच्छा, एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है जो मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। अक्सर मैं फ्रेमवर्क के हिसाब से एक बार ऐसे एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, ये लीजिए, आप इसका जवाब देना क्योंकि सही व्यक्ति हैं तो मुझे लगा आपसे ही पूछना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि ये भूमिका, हमने भूमिका बनाई, भूमिका आपने कहा बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत विस्तार से नहीं, बिल्कुल। और मतलब अगर परसेंटेज के हिसाब से एक अमूमन मोटा सा आंकड़ा है तो टोटल जो शब्द उसमें आने वाले हैं उसका 15-20% से ज्यादा 15 से ज्यादा बिल्कुल नहीं, 10 से 15 के बीच। 10 से 15 पैराग्राफ छोटे छोटे, मैक्सिमम 2। अब यहाँ पे मैंने एक बात जब यूपीएससी लिखा था तो अपने अनुभव से विकसित की थी, आप बताना मैं कितना सही हूँ कितना नहीं। तो इसमें क्या था, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ विकसित किया कि हम भूमिका का अंत हमेशा कुल मिला के एक जिज्ञासु पंक्ति की तरह बनाकर छोड़े और इसका जवाब फिर अंत में जो यहाँ कंक्लूजन लेते हैं पूरा विषय वस्तु लिखने के बाद, आप इसकी समीक्षा करके मुझे जवाब देना। यहाँ जो पाठक के दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क लगा, पूरा वृतांत देते हुए अंत फिर इससे करें और फिर कंक्लूजन लिखें। जैसे इसका मतलब है कि कोई पूछे कंक्लूजन कहाँ से आरंभ हो, क्या हो, तो आपकी जिज्ञासा के अंतिम लाइन कंक्लूजन की पहली लाइन बने। बिल्कुल। क्या ये बेहतर शैली हो सकती है? बिल्कुल, ये बेहतर ही है। अगली बात में यही बताऊंगा, यानी यहाँ जो जिज्ञासा क्रिएट करी, इसकी अंतिम लाइन इसकी पहली लाइन बने, बिल्कुल कंक्लूजन की। बिल्कुल, तब ये इसमें एक तारतम्यता और ऐसा लगेगा एक लहर की तरह, बिल्कुल, मतलब पाठक को मजा आएगा पढ़ने में। चलो अच्छी बात है, शुक्रिया आपने मोहर लगाई मेरी। बिल्कुल, ये आपका, मैं अगली जब यहाँ आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये जितने भी सर ने बहुत ही शानदार बात बताई है, बहुत ही, जो मैं थोड़ी देर बाद बताता उस पर चर्चा कर ले। पूरा निबंध
सर ने कहा कि भाई इस पैराग्राफ जहां पर यानी कि आपकी जो है भूमिका हुई है और भूमिका का जहां समापन हुआ है उसको इस तरीके से लिखें कि फिर इसको जो है उपसंहार पे ला करके उसी का आंसर निकल के आ रहा है। क्योंकि एक सरल सी बात होती है, बहुत सरल सी, कि भाई मैं क्यों पढ़ूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आपकी इन बातों ने इतनी जिज्ञासा क्रिएट कर दी पाठक के दिल में कि वो घुसेगा आगे। बिल्कुल कि अच्छा क्या लिखा है इसमें अंदर, Yes. क्या लिखा है, क्या है और क्या है और क्या है, और क्या वो है। जिज्ञासा यदि आपकी भूमिका क्रिएट करने में सफल हो गई तो मुझे लगता है कि आप अच्छे ही मार्क्स। लेखन घुड़दौड़ की तरह है, अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो लेखन घुड़दौड़ की तरह है जिसकी शुरुआत और एंड ही रोचक होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस जिज्ञासा को सर ने कहा क्या, घुड़दौड़ की तरह है ये, हमेशा लेखन आपका घुड़दौड़ है। और घुड़दौड़ में जिस प्रकार आप किस एक्शन से घोड़ा दौड़ा है और किस एक्शन से उसने लास्ट बाजी मारी है, समाप्ति की है, दो ही जगह तालियां बजती है। मतलब ये बहुत बारीक चीज है, बहुत बारीक चीज है। अगर इसे मिस कर गए बच्चे तो पूरा निबंध मिट्टी में मिल गया। छात्रों के निबंध जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, कई बार जैसे अभी लेटेस्ट मेरे कुछ आरजेएस के विद्यार्थी थे तो उनको कुछ बातें ऐसी मैंने बताई, तब उन्होंने यही आकर के कहा कि पिछले में हमारे ये नंबर आए, जैसे ही आपने कहा हमारे तुरंत नंबर हो गए और अच्छे नंबर और सिलेक्शन भी है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि निबंध में शुरू से लेकर अंत तक आपकी तारतम्यता होनी चाहिए, टोटल में भी होनी चाहिए। यानी आप जैसे यहां लिखते लिखते अटक गए थोड़ा सा और आपने इस जगह पर सोच लिया कि अब मैं क्या लिखूं, और आप 2 सेकंड या 5 सेकंड भी सोचने को लग गए और थोड़ी सी देर बैठ के दर दर सोचने लग गए मुझे क्या लिखना चाहिए, तो आपकी याद रखिए कॉपी जांचने वाला इतना शार्प होता है, वो पता लग जाएगा कि ये छात्र यहां अटका था और इसने यहां नए सिरे से निबंध लिखना शुरुआत की है। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, ये बातें वो पता कर लेता है। जब मैं 11-12 में दिल्ली था तो मैंने लिखा था 11-12 यूपीएससी का, तो उस वक्त वहाँ ओपी चौधरी जी एक आए थे, थोड़े सीनियर थे, बाद में वो आजकल तो नेता हो गए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईएएस थे। और जितेंद्र सोनी जो राजस्थान कैडर के सीनियर बहुत सीनियर थे। हाँ, अभी अधिकारी, वो ये भी सर के स्टूडेंट थे और मैं भी कुछ दिन विद्यार्थी रहा था धर्मेंद्र सर का। उस दरमियान मैंने उनसे डिस्कस करते हुए ये बात सीखी थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज एक बात स्वीकार करता हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन उस दौर के, यानी हमारी वो जो लाइन थी ना, वो डेडलाइन समझ लो, हो सकता है अभी भी बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि लेखन पार्ट में हमारे दौर के जो एस्पिरेंट थे और हमसे आगे आप लोग, उनका पलड़ा भारी रहता था। वो व्यापकता थी, व्यापक साहित्यिक समझ थी और लेखन को वास्तव में अभ्यास करते थे। तो आजकल आपको भी, आप बताइए आपका तजुर्बा नहीं, अब धीरे धीरे बदल रहा है। विद्यार्थी रोचकता कम रखते हैं, लेखन पे कम ध्यान देते हैं, केवल बस पढ़ना रटना और ये जो ज्यादातर ये जो बुक्स गाइड वाइड इनके चक्कर में ये पढ़ना वो एक आंधी के बवंडर में फंसे हुए हैं। बस मैटर इकट्ठा कर, अभ्यास छूट गया कहीं ना कहीं उनका अपना अभ्यास जो खुद के हाथ से चलता है। मुझे याद है सर कि यहाँ है ना निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल उंगली पे ये सब निशान पड़े हुए हैं, ये सब के जब लिखते हैं तो ये ठाटे पड़ जाते हैं। बिल्कुल, ये आपका तो टेढ़ा ही हो गया। तो आप सबसे बड़ी चीज है कि आप उस अभ्यास में खुद को ढालो। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लास्ट के 1-2 महीने के लिए समझते हैं इसको, यार कर लेंगे ये तो, चिंता तो रहती है कि 4th पेपर करना है, ये तो सबके दिमाग में रहता है, लेकिन नहीं करते। चीजें करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान होगा। उसके बिना आपके पास कोई मंत्र है क्या कि इनको नंबर दिला पाओ? अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं करने से तो विद्या उल्टी जहर बन जाती है। तो साथियों देखो, इतने अच्छे आपके लिए गाइड यहाँ उपलब्ध हैं। आप हैं भाई साहब ब्रजवासी जहांगीर सर, आचार्य मेरे आदरणीय, परम आदरणीय। बेटा अभी अगला जो ये गुरुजी का बड़प्पन है। नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। शुरू से जब दिल्ली से आए थे तो सबसे पहले मैं भाई साहब से ही मिला था। मैंने वो दौर देखा है इनका जब इनके बैच में मतलब यूं देखना पड़ता था, पीछे के बच्चा दिखता नहीं था, वो इतना सब कुछ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगला डिस्कशन अपन एक बहुत खास, अभी मेरे आइडिया आया कि आपको कुछ बच्चे, जैसे उस दिन रात को लाइव किया तो बेटा आपको बताना चाहूँगा, लाइव हमारा खत्म नहीं हुआ, उससे पहले स्टूडियो में बाहर बच्चों की लाइन लगी हुई थी। तो वो जो विद्यार्थी आए थे वो अपनी किताब वो लेके आए थे, जो टेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने किया था, नोटबुक लेके, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस की जो पेपर लिखा था वो लेकर आए थे। तो सर मेरा ये अभी विचार जस्ट आया कि क्यों ना उसका जो इवोल्यूशन आपने किया, उसका परीक्षण जो आपने किया कि उस बच्चे ने असल में कहाँ कहाँ गलती की। वो रो रहा था कि मैंने बहुत अच्छा, वो अपने हिसाब से तो काफ़ी विद्वान है, लेकिन मैंने अभी उसकी कॉपी देखी जब सर आपको पढ़ा रहे थे, मैं देख रहा तो तुरंत एक विचार क्लिक किया, उस कॉपी को बोर्ड पे लेके, बिल्कुल
छात्र का नाम नहीं बताएंगे, नहीं, नहीं। गोपनीयता का सम्मान करते हैं, उसको बोर्ड पे लेके प्रैक्टिकली इनको बताया जाए कि देखो बिल्कुल। ये गलतियां आप करते हो। और सबसे बड़ा तो कोचिंगों की पोल खोल वीडियो होगा वो, रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर मार्किंग की हुई है उन लोगों ने, ऐसे ऐसे नोट लिखे हुए हैं कि जिनका कोई कोई टांग पूछ ही नहीं है। अनौचित। अरे भाई क्या कहना चाह रहे हो, बच्चे को गुमराह कर रहे हो तुम। तो मैंने अभी अभी कॉपी देखी, तो बेटा अगला वीडियो इस पर लाएंगे कि सच में देखो कैसे मार्किंग होनी कैसे चाहिए, एक आचार्य कैसे मार्किंग करता है। और कोचिंग का ये जो आंधी चल रही है ना टेस्ट सीरीज की, इसकी पोल खुल जाएगी। अभी मेरे सामने उस टेबल पे वो पड़ी है कॉपी, ढेर सारी मेरे पास तो आती रहती हैं। तो आपकी अनुमति है इस पर बिल्कुल एक बिल्कुल, वीडियो सहर करें? सहर सहर। अगला वीडियो इसी पर आएगा। बिल्कुल। और बाकी जो साथी लोग हैं कि भाई अगर हमारे सानिध्य में रहकर फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर तो लॉन्च हो ही गया, शायद आप ये वीडियो जब तक देख रहे होंगे हो चुका होगा, या फिर बाद में, इसके जस्ट बाद में हो जाएगा। तो थर्ड पेपर पूरा मेरा है। फोर्थ पेपर में भाई साहब यहाँ अपना शुरू कर चुके हैं आपको गाइडेंस। मेरा आग्रह है कि आप ऑफलाइन आए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कान पकड़ के सिखाने वाले गुरुओं में हैं। आप गलती करोगे वहीं डांट के ठीक करते हैं। ऑफलाइन आपका स्वागत है चौथे पेपर के लिए, और फर्दर ऑनलाइन जितना भी गाइडेंस रहेगा वो भी आपका साथ साथ रहेगा। सर कुछ और आज शुभाशीष आप देना चाहेंगे बच्चों को? बस बस समापन हो गया ये। बस मुख्य भाग में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो सब आप लिख ही देते हैं। उपसंहार के बारे में मैंने वापस बता दिया है, अभी सर ने आपको बताया। यहाँ की जिज्ञासा बिल्कुल उपसंहार पे समाप्त हो, और उपसंहार भी आपका बिल्कुल छोटा हो। उपसंहार एक पैराग्राफ भी बहुत है, फिर भी आप बनाना चाहे तो छोटे छोटे दो। उनमें ये संवैधानिक स्थिति मैंने सबसे पहले बता दी है, ये भी लिख सकते हैं, और परिचय में भी लिख और सकते हैं। प्रैक्टिकली ये चीजें देखो, सुनने से तो मुझे पता है आप स्थिर नहीं रखोगे, आप भूल जाओगे, क्योंकि आप स्क्रॉल वाले बच्चे हो, अंगूठा छाप। तो अगर इसे व्यवहारिक ज्ञान में बनाना चाहते हो तो आइए और सर से मुलाकात कीजिए। जब तक आप बैठ के सानिध्य में नहीं समझोगे ना, और बाकी फर्दर जो नॉलेज है और सारी गहराइयाँ वो जब पढ़ोगे तब बताएंगे। संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ बता पाएं, है ना। तो इसी के साथ सर बिल्कुल इजाज़त लेते हैं, और बच्चों आपको बहुत सारा शुभाशीष। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।